हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से जो आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए, टर्म 2 पेपर के लिए, वो आज मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगी। और एक सीक्वेंस वाइज में सारे चैप्टर जो आपके फिजिकल एजुकेशन के हैं उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी बेस कैसे बनेंगे और किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं वो मैं आपके लाइन से वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो आप मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके। और साथ ही साथ आप के ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जो नोट्स बना रहे हैं या आप जो आंसर फ्रेमिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि आपको हर क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्वेश्चन कैसे है और उसका आंसर कैसे करना है। क्योंकि थ्योरी में मेन आपका पार्ट यही रहता है कि आप आंसर किस तरह फ्रेम करो। आता बहुत कुछ है बट उसको आप किस तरीके से लिखो वो आइडिया आपको यहाँ इस वीडियो में हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर टर्म 2 के योगा एंड लाइफस्टाइल। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उठाया है क्योंकि ये भी आपका बिल्कुल एग्जाम में आएगा कि एक केस स्टडी दे दी जाएगी, उसको सॉल्व करके आपको उसके आंसर्स करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महक का योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ XYZ स्कूल वॉज कंसल्टेड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन रिलेशन टू हर ओवरवेट। महक एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं और उनसे उनके स्कूल की एक लड़की है क्लास 11th में, उसने ओवरवेट के बारे में डिस्कशन किया। द चाइल्ड वांट्स टू डू आसन टू रिड्यूस हर वेट। जो ये है 11 की जो लड़की है ये अपना वेट कम करना चाहती है और इसी के लिए वो आसन कौन कौन से करे इसके बारे में उसने कंसल्ट किया है। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट माइट बी द कॉजेज ऑफ महक ओवरवेट। यहाँ पे ये पूछा गया है कि महक का जो ओवरवेट हो गया है यानी उसका जो वजन बढ़ गया है वो आपको क्या लगता है कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले इस आंसर को देखते हैं। द कॉजेज फॉर महक्स ओवरवेट आर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट, यानी या तो वो फैट बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं या शुगर कैलोरी रिच फूड खाती हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत कम करती हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स या फिर उनके ग्लैंड्स ही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे इस वजह से वेट गेन कर लिया है उन्होंने। तो ये सारे रीजंस आपके ओवरवेट के होते हैं। जब आप योगा चैप्टर देखेंगे तो उसमें ओवरवेट की हेडिंग जो है उसमें कारण भी लिखे हुए हैं, तो आप वहां से भी आंसर फ्रेम कर सकते हो, अदरवाइज ये इतना भी सफिशियंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है। इन विच वे महक कैन मेक आउट दैट द स्टूडेंट इज ओवरवेट और ओबीज। किस तरीके से महक जो है ये पता लगा सकती हैं कि वो ओवरवेट हैं या फिर वो ओबीज हैं। महक कैन मेक आउट द स्टूडेंट्स ओवरवेट बाय डिटरमाइनिंग द बॉडी मास इंडेक्स। जो महक है उनकी योगा इंस्ट्रक्टर वो बॉडी मास BMI के टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकती हैं कि जो बच्चा है वो ओवरवेट है या ओबीज है। इफ द BMI इज मोर देन 30, अगर BMI की रैंक 30 से अबव आती है द स्टूडेंट इज ओबीज, तो स्टूडेंट क्या है, ओबीज है। एंड इफ बिटवीन 24.5 टू 29.5 देन ओवरवेट, और अगर उनका वेट 24.5 से 29.5 के बीच में है तो फिर वो ओवरवेट है। अब इसमें भी आपको ये BMI रैंक याद होनी चाहिए। BMI का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 11th में भी आपने पढ़ा है और वो 12th में भी कैरी ऑन हुआ था। तो BMI का वो जो एक चार्ट है वो जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपके फ्रेम कहीं ना कहीं आपको दिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और केस बेस्ड। मिस्टर अनिल एज 45 ईयर्स इज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज। मिस्टर अनिल है 45 ईयर्स के, उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उनको पता चला कि उन्हें डायबिटीज है। ही इज ओबीज, वो ओबीज हैं यानी कि वो मोटापा उनको है। एंड हैज अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और उनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है यानी कि बहुत लेथार्जिक है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व वो नहीं रहते हैं। ही इज हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, साथ ही साथ उनकी फैमिली की भी जो हिस्ट्री है वो डायबिटीज की है, यानी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, बाकी जो उनके जेनेटिक मेंबर्स हैं उनको भी पहले डायबिटीज रही है। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस केस स्टडी पे बेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर देयर। डायबिटीज कितने टाइप्स की हैं। तो आपके डायबिटीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज।
टाइप 1 इन विच इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। इंसुलिन जो आपकी डायबिटीज को, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, तो पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। एंड टाइप 2 इन विच बॉडी इज अनेबल टू यूज इट इफेक्टिवली। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसमें क्या होता है कि आप जो आपकी शुगर लेवल है वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो पाता बॉडी में, इस वजह से डायबिटीज टाइप 2 वाली हो जाती है। तो ये दोनों आपके बेसिक टाइप हैं डायबिटीज के, क्योंकि पूछा ही यही है तो आपको इस तरीके से शॉर्ट में ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है विच आसन कैन बी रिकमेंडेड फॉर मिस्टर अनिल। अब डायबिटीज कंट्रोल से रिलेटेड आप उनको कौन से आसन कंसल्ट करते हो, तो आपके योगा चैप्टर में डायबिटीज से रिलेटेड आसन दिए हुए हैं, तो उनमें से आप कुछ आसन के नाम लिख सकते हैं। टू क्योर डायबिटीज भुजंग आसन, पश्चिमोत्तानासन कैन बी रिकमेंडेड फॉर मिस्टर अनिल। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको इस चैप्टर में हर तरह की जो डिजीज है उससे रिलेटेड आंसर आपको दिए हुए हैं आसन, तो वो आपको पता होने चाहिए, उनके नाम भी पता होने चाहिए, किस तरह परफॉर्म होते हैं, उनके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। तो तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज के अंडर में कौन कौन से आसन है उनके नाम ही नहीं याद है तो फिर ये आंसर करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद लेकिन इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपके कई सारे आसन दे रखे हैं, आप क्या करें, आप उसको आसानी से पढ़ने के लिए ऐसा कर सकते हो कि हर डिजीज से रिलेटेड आपके कुछ आसन हैं जो कॉमन हैं, कई जगह हमें दिखाई देते हैं वो आसन, कि वो डायबिटीज में भी वो आसन है, आपके बैक पेन के लिए भी वही आसन कंसल्टेड है, और इसके अलावा ओबीस के लिए भी वही आसन है। तो आप कॉमन आसन निकाल लीजिए ताकि आपका जो लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। जब आप सेम आसन निकालेंगे तो वो सेम आसन आप हर जगह लिख सकते हो, तो एक ये आप थोड़ा आसानी से चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और केस बेस्ड। आसन आर डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू पुट बॉडी इन अ पोजिशन दैट विल मेक ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी मोर एफिशिएंट। आसन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अलग अलग पोजीशन गेन करते हैं, जिससे आपके ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो होते हैं वो एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देते हैं, अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। दिस सब्सिक्वेंटली इंप्रूव्स हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी, और इसी की वजह से आपका माइंड और बॉडी दोनों ही हेल्दी रहते हैं। ड्यूरिंग सर्टेन आसन्स रेगुलरली प्रिवेंट्स एंड इवन क्योर्स मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन। कई ऐसे आसन हैं जो आपके किसी पर्सन के हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा वगैरह को और ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं। बेस्ड ऑन दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस केस स्टडी के बेस पर आप आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आसन। आसन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो आसन इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, एनहेंसेस फंक्शनिंग ऑफ बोन्स, मसल्स एंड लिगामेंट्स। ये इसका आपको इंपॉर्टेंस बताया। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी की, हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स एंड लिगामेंट्स हैं वो और अच्छे से काम करने लगते हैं, उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक चीज समझिएगा, इसमें मार्क्स के हिसाब से आंसर मेंटेन करिएगा। अगर मार्क्स कम कैरी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आंसर फ्रेम करेंगे। और अगर यही क्वेश्चन अभी आपका 5 मार्क्स में आ जाता तो आपका इतना आंसर लिखना सफिशियंट नहीं है। तब आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस की बाकायदा आप हेडिंग लिखिए और उस हेडिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे फ्रेम हो जाएंगे। एक चीज और, लॉन्ग में मैं प्रेफर करती हूं कि आप आंसर्स कैसे लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। जब आप पॉइंट वाइज आंसर्स लिखोगे तो वो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट डालेगा कि बच्चे ने केवल पैराग्राफ नहीं लिख दिया है, उसने बाकायदा पॉइंट्स लिखे हैं, यानी उसको आता है, उसने हर चीज को पॉइंट में इलस्ट्रेट किया है। इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि पॉइंट्स में आंसर्स आप लिखें तो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए। एक और क्वेश्चन इसी से बेस्ड, हाउ आसन रिजुविनेट द माइंड। आसन जो है वो हमारे माइंड को रिजुविनेट यानी रिफ्रेश कैसे कर देता है। आसन हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस, वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ट्रीटिंग एंजाइटी को कम करता है। एंड मेक अ पर्सन मेंटली रिजुविनेट, और जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो रिफ्रेश हो जाता है जब उसका स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। तो ये मैंने 3 केस स्टडी देखे। अब जरा क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं कुछ, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि किस तरीके से आंसर्स फ्रेम होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर दी आसन प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा। अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कौन से आसन किए जा सकते हैं। गिव बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसन। आपको कोई 2 आसन बताने हैं जिसके आपको बेनिफिट और कॉन्ट्राडिकेशंस लिखने हैं। तो बेनिफिट मतलब उस आसन को करने से फायदे क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिकेशंस मतलब होता है किस केस में आपको वो आसन नहीं करना चाहिए, राइट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने आसन हैं उनके प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशंस आपको
याद होने चाहिए। एक एक पॉइंट नहीं पढ़िए, लेकिन कम से कम इतना आप पॉइंट उसमें से उठा लीजिए कि आपका एक अच्छा आंसर फ्रेम हो जाए। ठीक, एक एक पॉइंट जो आपकी बुक में दिया है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को समझ लीजिए। और प्रोसीजर जो होता है आसन का, वो प्रोसीजर आप पढ़ लीजिए और उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम आउट करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आप रटेंगे तो रटने के बेस पर आप एग्जाम में भूल जाएंगे। तो इसलिए समझिए कि आसन किस तरह होना है और उसको उस तरीके से लिख डालिए। तो यहाँ पे आपके आसन जो है वो अस्थमा से रिलेटेड आपको लिखने हैं। अगेन वही बात आ गई कि आपको हर तरह की डिजीज से रिलेटेड आसन याद होने चाहिए। अगर यहाँ आपको सेपरेटली यही नहीं मालूम है कि अस्थमा में कौन से आसन करने चाहिए, तो ये आंसर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। सो अस्थमा में सुख आसन किया जाता है और चक्र आसन आप परफॉर्म करते हो। ये 2 आसन आपके परफॉर्म होते हैं, और भी कई आसन हैं लेकिन हमसे 2 ही पूछे गए हैं तो यहाँ 2 ही हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सुख आसन के बेनिफिट्स आप लिख दोगे। इस तरह पॉइंट वाइज ही ध्यान दीजिएगा कि आप पॉइंट वाइज ही आंसर लिखें। बाकी ये इनके बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशंस, प्रोसीजर, ये सारी चीजें मैंने अपने पुराने योगा चैप्टर के वीडियो में समझाए हैं। तो आप मेरी फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैंने पार्ट वाइज ये चैप्टर डिस्कस किया है, हर डिजीज से रिलेटेड आसन उसमें डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी आपको वो वीडियोस का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी क्लिक करके सीधे उस वीडियो पर स्विच ओवर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको केवल क्वेश्चंस का आइडिया दे रही हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सको उसके फ्रेम पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने बेनिफिट्स इस तरह पॉइंट में लिखे, देन हमने कॉन्ट्राडिकेशंस उसके लिख दिए हैं। ठीक, कि किस केस में हमें ये नहीं करना चाहिए, जैसे नी इंजरी हो, बैक इंजरी हो तो सुखासन नहीं करना चाहिए। डिफिकल्ट पोज अगर आप फेस कर रहे हो, देन ट्राई प्लेसिंग ब्लैंकेट और बॉल्स्टर अंडर दी थाइज। अगर आपको पैर मोड़ने में दिक्कत हो रही है तो ब्लैंकेट वगैरह रख लें आप अपने घुटने के नीचे, तो ये आसन आराम से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये इनके कॉन्ट्राडिकेशंस। दूसरा आसन होता है आपका अस्थमा से रिलीफ के लिए चक्र आसन। तो उसके भी आपने इस तरीके से 4 बेनिफिट या 2 या 3 कॉन्ट्राडिकेशंस जैसे आपको आ रहे हैं, जिस हिसाब से आपके मार्क्स कैरी हो रहे हैं, उस तरीके से आप इस तरह आंसर फ्रेम करेंगे। इस तरह ये योगा चैप्टर के जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरह लिखिएगा, बाकायदा बेनिफिट की एक हेडिंग बढ़िया से लिखकर, उसके बाद पॉइंट, देन कॉन्ट्राडिकेशन की एक अच्छी ब्रॉड हेडिंग, देन उसके बाद उसके पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्ट्राडिकेशंस ऑफ पाद हस्तासन, अर्ध मत्स्यंद्रासन और ऊर्ध्वासन हस्तासन। तो ये जो है इसमें बाकायदा हमें बता ही दिया गया हमें कौन से आसन के बारे में लिखना है और उसके कॉन्ट्राडिकेशंस लिखने हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत तेजी में पढ़ेंगे तो लगातार फिर आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि पूछा केवल कॉन्ट्राडिकेशंस है तो हम वही देंगे। उसके अलावा हमें बेनिफिट और प्रोसीजर यहाँ देना ही नहीं है, पूछा ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम। तो इस तरीके से आप एक एक आसन को पिकअप करोगे और उसके कॉन्ट्राडिकेशंस यहाँ 2, 3, 4, 5 उसके हिसाब से आप आंसर मेंटेन कर लोगे। ठीक, कि आपको किस तरीके से लिखना है। सो ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम थोड़ा अलग सा देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। द मॉडर्न लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये मैंने ऑलरेडी कई पेपर्स में देखा है पुराने, कि आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड किस तरीके से योगा आपकी हेल्प करता है, या फिर आपके हेक्टिक लाइफस्टाइल को रिड्यूस करने के लिए कौन सा आपका ऐसा मेथड है जो आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें आंसर आपका योगा ही होता है, कि किस तरीके से योगा हमारी हेल्प करता है हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल को या हमारे माइंड को रिलीव करने में। सो द मॉडर्न लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो कई बीमारियों का कारण है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इस केस में आप इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करोगे। इट इज ट्रू दैट मॉडर्न लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज। ये सही है कि आपकी जो नई लाइफस्टाइल है वो कई सारी बीमारियों का कारण है। दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल प्रमोट्स मोर ऑफ सेडेंट्री वर्क। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री वर्क को ज्यादा प्रमोट करती है, यानी कि मेनली आराम से रिलीफ तो नहीं कहूंगी मैं, हमारी लिथार्जिक लाइफ को ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि हमारे पास कई सारे गैजेट्स हैं जिनको यूज करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। जैसे सिंपल अगर आप देखो तो आपको पानी वानी कहीं भरना है, झाड़ू पोछा लगाना है, उसके लिए भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं कि अब वो आपको नहीं करना है। तो जो एक बेसिक एक्सरसाइज हो सकती थी वो भी अभी रिड्यूस हो गई है।
In the absence of proper amount of physical activities, the body tend to gain weight that gives rise to obesity. और जब हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं होती प्रॉपर तरीके से करने के लिए, तो हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है हमें. ओबेसिटी कॉज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन. ओबेसिटी के कारण हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देते हैं. इट ऑल्सो इंक्रीज लेथार्जीनेस एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. साथ साथ हम आलसी हो जाते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट रिड्यूस होने लगता है. Consuming excess amount of fat and not burning enough calorie cause various diseases like hypertension. हम फैट कंज्यूम करें और वो फैट हम बर्न ना कर पाए, यानी उसकी खपत बिल्कुल रिड्यूस कर दें, हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो जो फैट हम खा रहे हैं वो हमारे वेट को ही बढ़ाएगा और साथ साथ बाकी डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज को इंक्रीज करेगा. एयर पॉल्यूशन, इरिटेंट्स लाइक स्मोक, लेड, ये सारे जो एयर पॉल्यूशन के कंटेंट हैं विच आर सस्पेंडेड इन द एयर कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड अस्थमा. इनकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और अस्थमा राइज होती है. द एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एज इट इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. एयर पॉल्यूशन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से भी हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इंक्रीज है. अनदर रिजल्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल इज द राइज ऑफ ईटिंग प्रोसेस्ड फूड. हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, कैंड फूड खाने लगे हैं, शुगर ड्रिंक्स वगैरह को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी कैलोरी हाई रहती है. तो ये कई सारे कारण आपको दे रखे हैं जो कि आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल में डिजीज को बढ़ाते हैं. तो इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं आंसर. ध्यान रखिएगा, अगर आपके आंसर्स में वो बीमारियां हो जो चैप्टर में दी हुई हैं, उनके कारण आप लिख दीजिए, तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट है. क्योंकि पूरा चैप्टर ही आपका इस पर बेस है कि अलग अलग डिजीज के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं. सो ये आपका एक आंसर फ्रेम हुआ. तो आज के लिए इस वीडियो में योगा से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट हैं. बाकी अगर चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी, आप उस लिंक पे स्विच ओवर करके चैप्टर भी योगा का रिवाइज कर सकते हैं. बाकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप जरूर ले लीजिएगा ताकि आप आंसर अच्छे से फ्रेम कर सको. बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर का, वो भी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.